नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का दूसरा भाग। अम्मी के बहुत दबाव पर जब आगे बढ़े तो कुछ इस तरह की कई जगह रिश्ते बनते बनते ऐसे टूटे कि अम्मी आपा खो बैठी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम जानबूझकर लड़कियों का निकाह नहीं होने देना चाहते, तुम इनकी कमाई हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। इस बात पर अब घर में खूब हंगामा होने लगा। कई महीने बड़े हंगामा खेज बीते। फिर अचानक ही एक जगह अम्मी के प्रयासों से दो बड़ी बहनों का निकाह एक ही घर में तय हो गया। एक ही दिन निकाह होना तय हुआ। अम्मी को परिवार बहुत भला लग रहा था, लड़के भी सीधे लग रहे थे और बड़ी बात यह थी कि दोनों अपने खानदानी धंधे टेलरिंग को जमाए हुए थे। अच्छा खासा खाता पीता घर था। कस्बे की बाजार में दोनों की टेलरिंग की दुकान थी। अम्मी ने सोचा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लड़कियां चिकनकारी से जुड़ी हैं, या सब मिलकर काम खूब बना ले जाएंगे, जीवन भर खुश रहेंगे। एक दिन लड़के और उनके परिवार वाले आकर सगाई कर गए। 2 महीने बाद ही निकाह का दिन मुकर्रर हो गया। अम्मी का बस चलता तो निकाह तुरंत का तुरंत कर देती, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह तैयारी के लिए थोड़ा समय लेने के लिए विवश थी। अब्बू के लिए वह साफ साफ कहती थी कि वह खुले मन से निकाह के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं बटा रहे हैं। इन बातों के कारण रोज 2-4 बार दोनों में खूब तू मैं होती रही। इस बीच लड़कों के अम्मी अब्बू हर हफ्ते मिलने आने लगे। लड़कों की बहनें भी जरूर आती। सभी बेहद हंसमुख स्वभाव की थी। जब दूसरी बार वह सब आए तो 2 मोबाइल भी लेकर आईं और छुपा कर दोनों बहनों को दे गई। यह मोबाइल लड़कों ने ही भिजवाए थे। संदेश भिजवाया था कि बात जरूर करें। जाते जाते मोबाइल चलाना भी सिखा गई। अब्बू को पता न चले इसलिए दोनों ने मोबाइल को साइलेंट मोड में लगा दिया था। केवल वाइब्रेटर ऑन था। देते समय कहा, चलाना सीख जाना तो अपने हिसाब से कर लेना। हम बहनों के लिए यह मोबाइल किसी अजूबे से कम नहीं थे। उस दिन हम चारों बहनें खाने पीने के बाद चिकनकारी के काम में लगे थे। पूरा दिन अम्मी के साथ निकाह की तैयारियों में निकल गया था। अम्मी थक कर चूर थी तो सो गई, मगर चिकन का ऑर्डर था तो हम बहनें उसे पूरा करने में लगी रहीं। रात 9 बजे होंगे कि दोनों ही मोबाइल की लाइट ब्लिंक करने लगी। थरथराहट भी हो रही थी। बड़ी दोनों बहनों ने मोबाइल हम छोटी बहनों के हाथ में थमा दिया। उन्हें संकोच हो रहा था, मगर हमें कॉल रिसीव करना ही नहीं आ रहा था। संकोच और नासमझी के चलते कॉल खत्म हो गई, लेकिन हम रिसीव नहीं कर सके। अम्मी अब्बू का डर अलग था। अम्मी तो खैर कुछ न कहती, लेकिन पता चलने पर अब्बू हमारी खाल खींच लेते। हम सब बहनें इस बात से भी डर रही थी कि लड़के कहीं नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने इतने महंगे मोबाइल अपनी बहनों के हाथ भिजवाए हैं, हो ना हो बहनें भी इससे नाराज़ होंगी। कुछ ही समय बाद कॉल फिर आ गई। कॉल आते ही एक बहन पानी के बहाने आंगन में गई कि देख आए अब्बू अम्मी सो रहे हैं कि नहीं। उसने लौटकर बताया कि दोनों लोग सो रहे हैं। अब्बू के कमरे से उनके खर्राटों की आवाज़ आ रही है, लेकिन तब तक कॉल फिर ख़त्म हो गई। हम डर गए कि अब निश्चित ही नाराज़ हो जाएंगे। हम खुसुर पुसुर आपस में बातें कर रहे थे, काम भी करते जा रहे थे, और तय हुआ कि इस बार कॉल रिसीव करनी है, और जो हरा लाल रिसीवर इसमें फुदकने लगता है, इसमें हरे वाले को ही पकड़ना है। हम बहनों का अंदाज़ा सही निकला। करीब 3-4 मिनट के बाद ही फिर जैसे ही कॉल आई, दोनों मोबाइल वैसे ही बड़ी बहनों ने हम दोनों छोटी बहनों के हाथों में थमा दिया। दोनों संकोच कर रही थी। हम छोटी बहनें चुगलबाजी पर उतर आई थी। पहले तय बातों के अनुसार हमने हरे रिसीवर को छू लिया। कान में लगाया तो लड़की की आवाज़ आई। उसने तुरंत पहचान लिया और अपना परिचय देते हुए बताया कि वह लड़कों की बहन बोल रही है।
फिर मोबाइल पर भी उसने सलाम किया और बड़े प्यार से दोनों बड़ी बहनों से बात कराने को कहा। वह दोनों ही मोबाइल पर एक साथ थी, यानी दोनों मोबाइल उसने एक साथ कान से लगाए थे। हमने मोबाइल बड़ी बहनों को पकड़ा दिया। कुछ संकोच के साथ दोनों ने बात शुरू कर दी। पहले बहन ने कुछ देर बात की, फिर लड़के लाइन पर आ गए। हम दोनों छोटी बहनें बड़ी बहनों के कान से अपने कान सटाए उनकी बातें सुन रही थी। दोनों ही लड़के बड़ी शालीनता से बातें कर रहे थे। पहले दिन की बातचीत करीब 15 मिनट चली, फिर यह सिलसिला चल निकला। दिन भर में 4-5 बार से ज़्यादा बातें होती। हम बहनें इसलिए बातें कर पा रही थी क्योंकि अब अम्मी दिन भर कामों में व्यस्त रहती, बाहर रहती या घर के अगले हिस्से में। हमारे लिए राहत की बात थी तो सिर्फ इतनी कि हमारे तीनों भाई निकाह के बाद अलग अलग रहने लगे थे। अब्बू से उन सब की 1 मिनट भी नहीं पड़ती थी, निकाह के पहले से ही। इतना ही नहीं, तीनों भाइयों ने घर भी एक ही दिन छोड़ा था। एक साथ किराए का मकान लिया था। फिर तीनों को लगा कि लखनऊ में रहकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी ही मुंबई को निकल गए। जाते जाते सब कुछ देर को घर आए थे, अम्मी और हम सब से मिलने। इत्तेफाक से अब्बू भी थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई, लेकिन अब्बू के तानों से उन सभी ने किनारा कस लिया और नाराज़ होकर चले गए। जाते जाते अम्मी के गले मिलकर गए। अब्बू पहले ही नाराज़गी जाहिर करते हुए कहीं बाहर चले गए थे। तीनों भाभियाँ भी खिंची खिंची से हम सब से मिली थी। या तीनों भाई घर पर ही होते तो हम बहनों का इस तरह लड़कों से रोज़ रोज़ बात करना संभव ना हो पाता। पहले दिन के बाद से ही जब भी कॉल आती तो बड़ी बहनें अपने अपने मोबाइल लेकर कहीं कोनों में छिपकर बातें करती देर तक। इस दौरान हम उनके चेहरों को कई बार सुर्ख होते अच्छी तरह देख लेते थे। हम बहनें जल्दी ही मोबाइल चलाने में पारंगत हो गई थी। पहली बार मोबाइल पर ही हम पिक्चरें देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, जिनके बारे में पहले सिर्फ सुना ही था। पहली बार हम जान रहे थे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारी दुनिया यही एकदम अंधेरी सी कोठरी है। लगता ही नहीं कि हम आज की दुनिया के हैं। हमें लगता है कि जैसे हम नई दुनिया में पहुँच गए हैं। हमें लगता है कि जैसे हम नई दुनिया में पहुँच गए हैं। इस नई दुनिया को देखने और काम के चक्कर में हम बहनें 3-4 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पा रही थी। देखते देखते 2 महीने का समय बीत गया और बारात दरवाजे पर आ गई। खुशी के मारे हम 7वें आसमान पर थे, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शादी के जोड़ों में हमें दोनों बहनें हूर की परी लग रही थी। उनके हसीन सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे। पूरा घर मेहमानों से खचाखच ऐसे भरा था जैसे कि मोबाइल की मेमोरी। अब्बू की लापरवाही खुदगर्जी के कारण अम्मी के कंधे पर दोहरा भार था। उनके कदम रुक ही नहीं रहे थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ चलते ही जा रहे थे। मगर खुशी उनके भी चेहरे पर अपनी चमक बिखेर रही थी। बारातियों मेहमानों का खाना पीना खत्म हुआ। निकाह के लिए मौलवी जी पधारे कि तभी पूरे माहौल में मातमी सन्नाटा छा गया। अम्मी गस खा कर गिर गई। बड़ी मुश्किल से उनके चेहरे पर पानी छिड़क छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। कुछ ही देर में पूरा माहौल हंगामा खेज हो गया। अब्बू ने निकाह पूरा किए जाने से साफ मना कर दिया। मौलवी और उनके स्वर एक से थे कि दूल्हे उनका परिवार देवबंदी मसलक के हैं, इसलिए यह निकाह नहीं हो सकता। तमाम हंगामे पुलिस फाटे के बाद खर्चे का हिसाब किताब हुआ और बारात बैरंग वापस लौट गई। दोनों बहनें गहरे सदमे में थीं। अम्मी बार बार गस खाकर बेहोश होती जा रही थी। अब्बू ने रिश्तेदारों दोस्तों की इस बात पर गौर तक करना गवारा न समझा कि निकाह होने दो। यह मसला कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। कोई ना कोई हल निकाल ही लिया जाएगा। पूरे घर में हफ्तों मातमी सन्नाटा छाया रहा। कई दिन तक अम्मी का गुस्सा अब्बू पर निकलता रहा। उन्होंने चीख चीख कर कहा, तुमने हमारे बच्चों के दुश्मन की तरह काम किया। तुमने जानबूझकर निकाह खत्म कराया है।
एक दिन तो बात हाथापाई की स्थिति तक आ गई। अम्मी का गुस्सा उस दिन सबसे भयानक रूप में सामने आया। अब्बू पर सीधे सीधे लगाए गए आरोपों से तिलमिला उठे थे। अब्बू भी सीधे सीधे लगाए गए आरोपों से तिलमिला उठे थे। लेकिन अम्मी की एक बात सच थी, एक एक बात सच थी, तो वह जवाब नहीं दे पा रहे थे और गाली गलौज पर उतर आए। यह अम्मी के बर्दाश्त से बाहर था तो वह हाथापाई पर आ गई। हम लड़कियों ने दोनों को अलग किया। निकाह रद्द होने के बाद हम बहनें यह सोचकर परेशान थीं कि उनका मोबाइल उन्हें कैसे वापस करें। 3-4 दिन बीत गए थे, लड़कों की कोई कॉल नहीं आई। इस दौरान हम बहनें सन्नाटे में रहती। दोनों बड़ी बहनों की आंखों में हमें आंसू भी दिखाई देते थे। बात करते करते उन दोनों की आंखें बरसने लगती। दोनों मोबाइल अब हमें ऐसे लगते जैसे वह दोनों लड़के ही हमारे बीच बैठे हों। एक बार रात को मेरी नींद खुली तो मैंने बड़ी वाली को करवटें बदलते और कई बार मोबाइल को चूमते हुए देखा। यह देखकर मुझे उन पर बड़ा तरस आया। मन में आया कि खुद ही दोनों बहनों को उनके पास ले जाकर उनका निकाह करा दूं। जैसे यह दोनों यहाँ तड़प रही हैं वैसे ही वह दोनों भी तो तड़प रहे होंगे। बड़ी कोफ्त हुई कि अब्बू को आखिर क्या मिल गया निकाह खत्म कराकर। एक दिन मैंने बहनों से कहा कि कहो तो फ़ोन लगाऊं, बात करूं, हो सकता है वह लोग कोई रास्ता निकालें। दोनों बहनें डरती रहीं, लेकिन मैंने देखा वह मना भी नहीं कर रही हैं। तो मैं समझ गई कि उनका जवाब क्या है। वह वही चाहती हैं जो मैं सोच रही हूँ। मैंने अगले दिन रात में उसी समय फ़ोन लगाया जिस समय पहले बात हुआ करती थी। फ़ोन बड़े वाले ने उठाया। मैंने बहुत झिझकते हुए उनसे जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी, अफसोस जाहिर किया। मेरा अनुमान था कि वह नाराज़ होंगे, लेकिन नहीं, वह पहले की ही तरह बड़ी शालीनता से बोले, जो मुकद्दर में था वह हुआ, अफसोस या माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने बहुत कहा कि आपके मोबाइल हम आप तक कैसे पहुंचाए समझ नहीं पा रहे हैं। तो वह झिझकते हुए बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने तोहफ़ा दिया था, तोहफ़ा वापस नहीं करते और ना ही लिए जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने बहनों का हाल चाल पूछ लिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने कह दिया, बहुत गमगीन है। मैंने लगे हाथ यह बोलकर ही दम लिया कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करिए कि वह अब्बू से मिलकर कोई रास्ता निकालें। सारी तैयारियां तो हैं ही, निकाह होने में समय नहीं लगेगा। वह कुछ देर सोचकर बोले, हमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती। आपके वालिद ने हमारे बुजुर्गों को बहुत जलील किया, इसलिए मैं तो बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपके वालिद ही पहल करे तो इतना यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे वालिद रास्ता निश्चित ही निकाल लेंगे। उनकी यह बात सुनकर मैंने सोचा, मेरे वालिद इतना चाहते होते तो बात बिगाड़ते ही क्यों। उस दिन मैंने मौका देखकर दोनों बहनों की भी बात करवाई। दोनों ने जितनी देर बात की उतनी देर उनकी आंखों से आंसू निकलते ही रहे। उनके आंसू देखकर मेरे मन में उनकी तकलीफ गहरे उतर गई। गुस्सा भी उतने ही गहरे उतरता जा रहा था। कोई रास्ता कैसे निकल सकता है, मैं यह सोचने लगी। तीनों सो गईं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तब जब अम्मी की आवाज़ कानों में गूंजी, बेंजी उठेगी भी कि सोती ही रहेगी घोड़े बेचकर। सच में उस दिन बहुत देर हो गई थी, 9 बज गए थे। बाद में पता चला कि उस दिन बाकी बहनें भी देर से उठी थी। उस दिन अम्मी का मूड कुछ सही देखकर दोपहर को मैंने उनसे बात उठाई। मैंने साफ साफ कहा, अम्मी अब्बू का जो रवैया है उससे तो बहनों का निकाह होने से रहा। इतना अच्छा घर परिवार भी उन्होंने ठुकरा दिया। तू ही फिर कदम बढ़ा, तभी कुछ हो पाएगा। मैंने देखा कि अम्मी ने बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनी है, तो मैंने अपनी बात और आगे बढ़ाई। तब अम्मी बड़े गंभीर स्वर में बोली, कोशिश की तो थी जी जान से, लेकिन इसने सब पर पानी फेर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। हर तरफ कितनी बेइज्जती हुई, कितनी बदनामी हुई। अब और रिश्ता कहाँ से ढूंढ लें।
इसके कर्मों के कारण लड़कों ने हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। कितनी बार बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इसके रहते तुम लोग बिना निकाह के ही रह जाओगी। इससे जान छुड़ाने की जितनी भी कोशिश की या उतना ही गले पड़ गया है। अम्मी की इस बात ने मुझे हिम्मत दी। मैंने सीधे सीधे कहा, अम्मी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लड़के वाले बड़े नेक हैं, आप भी अब भी चाहते हैं तो अब्बू को अलग कर खुद बात कर तो वह मान जाएंगे। तब चार लोगों को बुलाकर निकाह पढ़वा देना। हमें विश्वास है कि वह लोग नेक इंसान हैं, वह हमारी बात मान जाएंगे। मेरी बात पर अम्मी मुझे आश्चर्य से देखने लगी। मैंने कोशिश जारी रखी। तीसरे नंबर वाली ने भी पूरा साथ दिया। दोनों बड़ी तटस्थ बनी रहीं। 2 दिन की मेहनत के बाद मैंने सोचा कि अम्मी की बात कैसे करूं। दोनों मोबाइल का जिक्र तो किसी भी हालत में उनसे कर नहीं सकती थी, तो एक छोटा मोबाइल खरीदने के लिए तैयार कर लिया कि मोबाइल लाकर उसी से बात करें। लेकिन एक बार फिर हमारी उम्मीदों पर कहर टूट पड़ा। लड़कों के अब्बू मोबाइल पर ही कहर बनकर टूट पड़े। चीखने लगे, लानत मलामत जितना भेज सकते थे, जितना जलील कर सकते थे उतना करके फ़ोन काट दिया। उनकी बातों से यह साफ जाहिर था कि उन्होंने लड़कों को धोखे में रखा, नहीं तो वो बात कराते ही नहीं। उनकी जाहिलियत भरी बातों से अम्मी को गहरा सदमा लगा। मुझे भी सदमा उनसे कम नहीं लगा था। दिन भर और फिर रात को भी हम बहनों और अम्मी ने भी खाना नहीं खाया। चिकनकारी का काम बेमन से ही करते रहे। आखिर ऑर्डर पूरा करना था। वह लेट हो रहा था, रात काफ़ी हो चुकी थी और हम काम में जुटे हुए थे। आपस में कोई बात भी नहीं कर रहा था। हम चारों के चेहरे ऐसे मातमी हुए जा रहे थे कि मानो जैसे अभी अभी किसी प्रिय को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक करके आए हैं। उस दिन हम बहनों ने दोनों मोबाइल पर ना तो कोई चैनल ऑन किया, ना ही कोई पिक्चर लगाई। मशीन की तरह अपना काम करते रहे। आधी रात होने ही वाली थी कि तभी एक मोबाइल की लाइट जलने बुझने लगी। थरथराने लगा। नंबर पहचान कर हमने तुरंत कॉल रिसीव की। उधर से लड़के की आवाज़ सुनकर मैं अचंभे में पड़ गई, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो गया था। फिर क्यों कॉल की? कॉल रिसीव करते ही उसने बड़े अदब से बात शुरू कर दी। मैंने तुरंत ही बहन को मोबाइल दे दिया। दोनों ही भाइयों ने बहनों से बात की। फिर यह सिलसिला रोज़ का हो गया। बहनों के चेहरे से उदासी रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही थी। हमें बड़ी तसल्ली हो रही थी कि अब बुजुर्गों की बजाय जवान अपने रास्ते तलाशने में लगे हैं। यह सब होते होते महीना भर बीत रहा था और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जुम्मे का दिन था। हम अपने बिस्तर में दुबके हुए थे। आसमान में 1-2 तारे अब भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। घर के बाहर सड़क पर एक पुराने बड़े पीपल के पेड़ पर इन पक्षियों का बसेरा था। अचानक अम्मी की तीखी तेज आवाज़ में पंछियों की चहचहाहट गुम हो गई। वह चीख रही थी, यह दरवाज़ा रात भर से खुला है क्या? कौन उठा है? बोलती क्यों नहीं तुम सब? मगर हम सांसें रोके पड़ी रही। अम्मी कमरे के पास आकर चीखी तो मैंने कहा, बंद तो किया था, अप्पी उठी होंगी। अरे उठी होंगी तो दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? कोई बाहर गया है क्या? इतना कहते कहते अम्मी हमारे बिस्तर के पास आकर खड़ी हुई। दोनों अप्पियों के बिस्तर खाली थे। अम्मी फिर दाड़ी, अरे कहाँ गई दोनों? गुसल खाने में भी नहीं है। देखते देखते पूरा घर छान मारा गया, लेकिन दोनों अप्पी नहीं मिले। कहाँ गई? ज़मीन निगल गई या आसमान ले उड़ा? या अल्लाह अब तू ये बता, कहाँ हैं दोनों? अम्मी माथा पीटते हुए ज़मीन पर बैठ गई। अब्बू ने न आओ देखा न ताओ। हम दोनों ही बहनों को कई थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा, तुम चारों ही एक ही कमरे में थी, वो दोनों लापता हैं और तुम दोनों को खबर तक नहीं है। सच बताओ वरना खाल खींच डालूंगा दोनों की। हम दोनों ही छोटी बहनें मार खाती रहीं, लेकिन कुछ बोले नहीं, सिवाय इसके कि हम नहीं जानते, हम तो साथ सोए थे। दोनों कब उठी हमें नहीं पता। चिमटे के कई निशान हमारे बदन पर उतर आए थे।
लेकिन हमारे जवाब नहीं बदले, बदल भी नहीं सकते थे। आखिर हम दोनों ने दोनों अप्पियों से वादा किया था कि हमारे शरीर से पूरी की पूरी चमड़ी भी उधेड़ ली जाएगी, तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोपहर होते होते अब्बू अपने भरसक हर उस जगह हो आए थे जहाँ भी उन्हें जरा भी शक था। पूरी कोशिश यह भी करते रहे कि मोहल्ले में किसी को खबर ना हो। अम्मी घर पर कभी इधर तो कभी उधर बैठकर रोती, हम दोनों को तो कभी उन दोनों को कोसती। उन्होंने अब्बू से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा तो वह दांत पीसते हुए बोले, चुप कर, और तमाशा बनवाएगी? पहले तूने खूब बनवाया, अब तेरी कमीनी औलादें तमाशा बनवा रही हैं। अब्बू पुरानी बातें लेकर झगड़े पर उतर आए, खूब तमाशा कर। हम दोनों को फिर मारपीट कर कहीं चले गए। हमें मार मार कर वह अधमरा ही कर देते यदि अम्मी बीच में ना होती। शाम को एक नया कोहराम मच गया। इसका अंदाजा हमें पहले से ही था। अब्बू ने शक के आधार पर लड़कों के बारे में पता किया। किसी के जरिए उन्हें सच मालूम हो गया कि दोनों अप्पी उन्हीं दोनों लड़कों के साथ दूर कहीं अपना आशियाना बनाने के लिए निकल गई हैं। दोनों लड़कों ने शहर छोड़ने के बाद अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया था। बाद में यह भी पता चला कि अपने घर वालों को यह भी हिदायत दे दी थी कि वह सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, सोच समझ कर जा रहे हैं। यदि किसी को परेशान किया गया तो कोर्ट भी जा सकते हैं। उन सब ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। हमसे भी कहा था कि मोबाइल मामला शांत होने तक नहीं खोलना। अपने नए आशियाने की तलाश में उन्हें मुंबई पहुंचना था तो वह वहां पहुंच गए। बहनों और अपने अपने टेलरिंग हुनर के सहारे उन्हें वहां अपनी दुनिया को सजाने संवारने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। यहाँ अब्बू अम्मी तो वहाँ उनके वालिद माथा ठोंक कर बैठ गए कि सारे बच्चे बालिग हैं, इसलिए पुलिस में भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम दोनों बहनों पर पाबंदियां और सख्त हो गई। रात सोते वक्त मुख्य दरवाजे पर ताला लगने लगा। दोनों बहनों के जाने से पैसों की किल्लत बढ़ने लगी। क्योंकि अब काम आधा हो रहा था तो आमदनी भी आधी हो गई थी। अम्मी की आंखें अब साथ नहीं दे रही थी। अब्बू को गठिया बड़ी तेजी से जकड़ रहा था। साथ ही काम धंधे के प्रति लापरवाह भी और ज़्यादा हो गया। उनका यह रवैया तभी से हो गया था जब से काम हम चारों बहनों ने संभाल लिया था। हम दोनों बहनों की हालत अब कोल्हू के बैल सरीखी हो गई थी। खाना पीना काम बस और कुछ नहीं। कढ़ाई करते करते नींद पूरी ना होने से हमारी आंखों के नीचे स्याह थैलियां बन गई थीं। हाँ, एक चीज़ और, अम्मी अब्बू के ताने गालियां अब पहले से ज़्यादा मिल रही थी। हम दोनों बहनों को महीनों हो जाते दरवाजे से बाहर दुनिया देखे। छत पर भी जा नहीं सकते थे, वहाँ भी ताला पड़ा था। बाहर की दुनिया हम उतनी ही देख पाते थे जितना आंगन में खड़ी होकर ऊपर आसमान दिख जाता था। वह भी तब जब आंगन में अम्मी अब्बू कोई ना रहे। अप्पी खींच कर कहती, गलती की हमने, अप्पियों के साथ हम दोनों भी निकल जाती तो अच्छा था। दोनों मुकद्दर वाली थी, अच्छे चाहने वाले शौहर मिल गए। अपनी दुनिया अपने घर में अपने मन की जिंदगी जी रही। यहाँ हम कीड़े मकोड़ों की तरह अंधेरे कोने में पड़े। धूप तक नसीब नहीं होती, ईद तक पर बाहर निकल नहीं पाते। लानत ऐसी जिंदगी पर, बदकिस्मती पर भी हमारी इतनी कि कोई बदकिस्मती भी हमारी इतनी कि कोई इतना कहकर अप्पी सुबकने लगती है। मोटे मोटे आंसू उनकी बड़ी बड़ी आंखों से गिरने लगते थे जिन्हें बड़ी देर बाद रोक पाती थी। मगर उनके यह आंसू बेकार नहीं गए। एक दिन अम्मी अब्बू में बहुत तीखी नोकझोंक गाली गलौज हुई। हम अम्मी को अपने कमरे में ले आए। वह अपने मुकद्दर को कोसते हुए रो रही थी कि न जाने वह कौन सी नामुराद घड़ी थी जो इस जालिम जाहिल के जाल में फंस गई। गले का पत्थर बना पड़ा हुआ है। वह खूब रोती हुई दोनों अप्पियों का नाम लेकर बोली। इसी के चलते वह दोनों इस हाल में पहुंची। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं। उनके इतना बोलते ही मेरे मुंह से निकल गया कि
बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो। मेरे इतना कहते ही वो एकदम चौंक कर मुझे देखने लगी। तो फिर मैंने कहा, दोनों अप्पियाँ ठीक है, तुम परेशान ना हुआ करो। फिर मैंने छोटे वाले मोबाइल से उनकी बात भी करा दी, लेकिन दोनों बड़े मोबाइल के बारे में और बाकी कुछ नहीं बताया। इतना कहा कि छोटे वाले मोबाइल का नंबर उन लोगों के पास था। उनका एक दिन फ़ोन आया तब पता चला। इस बातचीत का सिलसिला आगे चलता रहे, मैं यही चाहती थी। कोशिश भी की लेकिन नहीं हो सका। बस कभी कभार हाल चाल भर की बातें हो पाती थी। शायद दोनों बहनों ही नहीं चाहते थे। थोड़ा सा अम्मी का व्यवहार भी जिम्मेदार था। वह पुरानी बातों को लेकर शुरू हो जाती थी और माहौल गर्मा जाता था। बार बार यही होता था तो बहनोइयों ने भी हाथ खींच लिया। हालांकि हम बहनों के बीच छुपे तौर पर अक्सर बातें हो जाती थी। साल बीतते बीतते अम्मी ने एक दूर के चचा जात भाई के रिश्तेदार से बेहद साधारण ढंग से तीसरी अप्पी का निकाह कर दिया। लड़के की पहली 2 बेगमें जचगी के दौरान गुजर गई थी। उनकी ठीक ठाक कमाई थी, तो अम्मी ने बात चलते ही निकाह करने में देर नहीं की। अब मैं एकदम अकेली पड़ गई। काम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उतना काम नहीं कर पा रही थी जितना कि पहले कर लिया करती थी। इस कारण काम पिछड़ता जा रहा था और आमदनी घटती जा रही थी। इतनी घटी कि खाना पीना और अम्मी अब्बू की दवा दारू के भी लाले पड़ने लगे। तो आखिर आधा मकान अम्मी ने किराए पर दे दिया। एक कमरे में मैं और चिकन का सारा काम। आंगन में एक काम चलाओ दीवार उठवा दी गई। मकान 2 हिस्सों में हो गया। गुसलखाना आने जाने का रास्ता साझा था। मेरे कमरे का जो दरवाज़ा दूसरे कमरे की तरफ खुलता था, अम्मी ने उसमें ताला जड़ दिया। एक बड़ा बकस जो पूरे बेड के बराबर था, उसको दरवाजे से चिपका कर रख दिया। अपनी जान उन्होंने हर वह इंतजाम किया जिससे मुझ तक परिंदा भी पर ना मार सके। उधर के हिस्से में किराएदार आकर रहने लगा। अम्मी के ही दूर के रिश्तेदार थे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस में क्लीनर थे। बस किसी कंपनी से अटैच थी। किराए से मिलने वाले पैसों से किसी तरह गुजर बसर होने लगी, मगर दवा के बढ़ते खर्च के आगे सारी आमदनी कम पड़ती जा रही थी। अम्मी की मेरे निकाह को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। देखते देखते उनकी सेहत इतनी तेजी से बिगड़नी शुरू हुई कि वह बाहर जाने, कच्चा माल लाने, बना हुआ देकर आने की स्थिति में नहीं रही। अब्बू जाते तो सारा पैसा गायब हो जाता। जो भी पैसा उनके हाथ लगता वह उसे सट्टे में उड़ा देते। सेहत उनकी भी उनसे दूर होती जा रही थी। मेरे लिए बदकिस्मती जैसे इतनी ही काफ़ी नहीं थी। सट्टेबाजी में ही कहीं लेन देन को लेकर अब्बू मारपीट का शिकार हो गए। वहीं गिर पड़े। या जाने क्या हुआ कि सीने पर कई जगह गंभीर चोटें आईं। हॉस्पिटल में महीना भर भर्ती रहे, लेकिन फिर घर लौटकर नहीं आ पाए। मरनी करनी सब मिलाकर बहुत कर्जा हो गया। बेनजीर के या कहने पर मैंने कहा, यह तो आपके परिवार पर ऊपर वाले की बड़ी तगड़ी मार थी, कैसे संभाला खुद को आपने? बेनजीर बोली, हाँ, इतनी तगड़ी मार थी कि 2 जून की रोटी भी मुश्किल में पड़ गई। 2 जून चूल्हा जल सके इसके लिए ज़रूरी था कि चिकन का धंधा चलता रहे, इसलिए मुझे कदम निकालने पड़े। शुरू में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन मैं गाड़ी को पटरी पर ले ही आई। अब मेरे जिम्मे किराएदार, काम, खाना पीना सब आ गया। सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अब्बू के जाने के बाद एकदम बाहर का कमरा ठीक ठाक कराया। उसमें रोज़मर्रा की चीज़ों की दुकान खोल दी। एक छोटा तखत डाल दिया जिस पर आराम से बैठकर अम्मी दुकान संभालने लगी। मुझे बड़ी कोफ्त होती, बड़ा दुख होता जब याद आता कि पैसे की गंभीर तंगी के चलते अब्बू का ठीक से इलाज नहीं हो सका। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का अब कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी।
क्योंकि मुझे हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी थी। बड़ी बहनों ने तो हालचाल लेना ही बंद कर दिया था। अब्बू के इंतकाल की सूचना पर दोनों ने फ़ोन पर ही रो धोकर मातम पुरसी कर ली थी। कभी कभार तीसरी वाली ही खैर सलाह ले लिया करती थी, मगर बदकिस्मती यहाँ भी साथ साथ बनी रही। उसके एक बेटा हुआ था, दोनों माँ बेटे स्वस्थ थे, मगर कुछ महीनों बाद अप्पी चिकनगुनिया बुखार में चल बसी। तब उसका बेटा बमुश्किल 6 महीने का था। उनका शौहर चाहता था कि अब मैं उससे निकाह कर लूं, लेकिन अम्मी से पहले ही मैंने मना कर दिया। उन्होंने लाख कोशिशें की, लेकिन मैं नहीं मानी। असल में अप्पी ने कई बार रो रो कर उनकी एक घिनौनी हरकत के बारे में बताया था। वह बिस्तर पर अपनी अननेचुरल हरकतों से उन्हें बहुत सताते थे, बहुत तकलीफ देते थे। इससे मुझे उनके नाम से ही नफरत होती थी। उसके बच्चे को जब अप्पी थी तब मैंने 2 बार गोद में लिया था, इसलिए उसकी बार बार याद आती कि पता नहीं मासूम किस हाल में होगा। भूल थी तो किराएदार का 7-8 महीने का बच्चा जब रोता था या उसकी किलकारी सुनाई देती तो फिर उसकी याद आ जाती। असल में किराएदार की एक और बात भी मेरा ध्यान खींचती थी कि इन सब के बीच मैं खुद कहाँ हूँ। जब मियाँ बीबी रात को एकांत में खुश मिजाज होकर बातें करते तो मुझे सब सुनाई देता था। धीरे से करते थे तब भी। अम्मी का ध्यान शायद इस तरफ नहीं गया था कि यह दरवाजे का पर्दा है, दूसरी तरफ एक जवान मियाँ बीबी है, तो उनकी बातें आवाज़ें या कहाँ रोक पाएगा। अम्मी दिन भर की थकी मांदी सो जाती थी। उनके कमरे के बाद आंगन, फिर मेरा कमरा था। चिकनकारी के लिए एक छोटी सी लाइट थी, जिसे आप पुराना टेबल लैंप कह सकते थे। उसी से काम चलाती थी। उससे लाइट सीधे वहीं पड़ती थी जहां मुझे चाहिए होती थी। मेरा ध्यान हमेशा इस पर रहता था कि ज़्यादा लाइट के चक्कर में बिजली का बिल ना बढ़े। मैं यह बात खुलकर कहती हूँ कि यह दरवाज़ा मुझे बड़ी ही अजीब स्थितियों में ले जाने, कुछ मामलों में मेरी सोच को बदलने का कारण बना। और आपको सच बताऊं कि आखिरी सांस तक यह दरवाज़ा मेरे जेहन से निकलेगा नहीं। बेनज़ीर ने बहुत गंभीर होकर यह बात कही तो मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्या था उस दरवाजे में जो वह आपके जीवन में साथ बना रहेगा? आखिर एक दरवाज़ा। मैंने बात अधूरी छोड़ दी तो बेनज़ीर बोली। मैं बहुत तल्लीनता के साथ बड़ी देर से बेनज़ीर को सुन रहा था। दरवाजे का ऐसा जिक्र सुनकर मैं अचानक ही बोल पड़ा। तब वह कुछ देर शांत रही, फिर गौर से मुझे देखकर बोली, समझ नहीं पा रही हूं कि बोलूं कि नहीं। तो मैंने कहा, जब बात जुबा पर आ ही गई है तो बता ही दीजिए, क्योंकि यह जब इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन भर साथ रहेगी तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे यह कहने पर बेनज़ीर बोली, सही कह रहे हैं। असल में एक रात मैं काम में जुटी हुई थी कि तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें, दबी दबी सी हंसी सुनाई दी जो बड़ी उत्तेजक थी। मैं बार बार सुन रही थी दरवाजे की उस तरफ की आवाज़ें। आखिर में दबे पांव दरवाजे से लगे रखे बक्से पर बैठ गई और जो लैंप था उसे एकदम जमीन की तरफ कर दिया। दरवाजे पर मोटा सा जो पर्दा डाला गया था कि लाइट इधर उधर न आए जाए, उसे हल्का सा हटाकर दरवाजे की जिरी से उस तरफ देखा तो देखती ही रहेगी। क्यों, ऐसा क्या था उस तरफ? बेनज़ीर बोली, मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि उस तरफ जो था उस पर नज़र पड़ने के बाद कोई उसे देखे बिना हट ही नहीं सकता था। आप यह भी कहिए कि इतना सुनने के बाद कोई पूछे जाने बिना रह भी नहीं सकता। तो बताइए ना, क्या था उस तरफ? मैंने बेनज़ीर से और जोर देकर पूछा तो वह बोली, जब आप इतना उतावले हो रहे हैं तो बिना बताए कैसे रह सकती हूँ? मैंने देखा कि बीवी तकिया लगाए सीधे लेटी थी
छत वाला पंखा पूरी पूरी स्पीड में चल रहा था। न मियाँ के तन पर एक कपड़ा था न बीवी के। छोटा बच्चा माँ की छाती पर ही लेटा दूध पी रहा था। मियाँ की चुगलबाजी चालू थी। वह दूसरी वाली छाती से बच्चा बन खेल रहा था। दोनों के हाथ भी एक दूसरे की शर्मगाहों में खेल रहे थे। जब बच्चा सो गया तो उसे दीवार की तरफ किनारे लिटा दिया। उसके आगे देखने की मुझ में हिम्मत ताकत कुछ भी नहीं रह गई थी। ओह, यह बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं आप। आदतन ही मेरे मुंह से यह बात निकल गई। मैंने सोचा निश्चित ही इन्हें यह बात बुरी लगेगी, लेकिन वह मेरी आंखों में जैसे कुछ पड़ती हुई बोली, आपको मुझ पर यह हथियार नहीं चलाना चाहिए था। आपको मुझ पर यह हथियार नहीं चलाना चाहिए था। मेरी हिम्मत ही है कि आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। यह कहकर बेनज़ीर बहुत अर्थभरी मुस्कान मुस्काई। मैं भी मुस्कुराहट के साथ उन्हें चुपचाप देखता रहा। कुछ बोलना उचित नहीं लगा। वह आगे बोली, आगे मैं और कुछ देखने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जितना देखा उसी से मैं पसीने से भीग गई थी। दोनों कपड़े तरबतर हो रहे थे। ऐसे हाँफ रही थी कि जैसे 10वीं मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर उतर कर आई हूँ। छातियाँ ऐसे ऊपर नीचे गिर रही थी कि लगता जैसे संभल ही नहीं पाएंगी। कपड़े उन्हें थाम ही नहीं पाएंगे। मैं बक्से से उतरकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उन दोनों की न जाने कैसी कैसी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती और मेरे बदन को जलाती रहीं बड़ी देर तक। यह सुनकर बेनज़ीर कुछ सोचने लगी तो मैंने कहा, वाकई अद्भुत घटना है। आपने सही कहा था कि नज़र पड़ने के बाद हटा नहीं जा सकता था। आप तो फिर भी हट गई और कोई तो आखिर तक नहीं हटता। हिपोक्रेसी यह होती कि या किसी से शेयर न करना। हिपोक्रेसी यह होती कि वह किसी से या शेयर न करता। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ कि आप बीच से हटी भी और बात को शेयर भी कर रही। आगे आप। मैंने बात को अधूरा छोड़ा तो बेनज़ीर बोली, हाँ। आगे यह हुआ कि फिर अचानक ही गिलास गिरने की आवाज़ आई और उसके कुछ ही सेकंड बाद बच्चे के रोने की। फिर वह चुप भी हो गया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चुटुर चुटुर आवाज़ सुनाई दी जैसे कि वह दूध पी रहा हो। मेरा ध्यान वहीं लगा रहा। काम रुक गया। कपड़ा सुई धागा किनारे पड़ा रहा। सांसें फूलती रहीं। लग रहा था जैसे वह दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घट रहा है। कुछ देर बाद उधर से आहट आनी बंद हो गई। मेरा मन यह जानने के लिए मचल रहा था कि अब उधर क्या हो रहा है। खुद को मैं ज़्यादा देर तक न रोक पाई। दूसरी तरफ कमरे में फिर से झांकने लगी। अब तक बेटा माँ की छाती पर ही दूध पीता पीता सो गया था। दोनों अब भी खुसुर फुसुर अंदाज में बातें कर रहे थे जो काफ़ी हद तक मैं सुन और समझ भी रही थी। उससे बदन में सनसनाहट भी महसूस कर रही थी। अचानक माँ ने बेटे को फिर दीवार की तरफ सुरक्षित लिटा दिया। मियाँ बीवी एक दूसरे की बाहों की गिरफ्त में मोहब्बत भरी बातें हरकतें करते रहे। दोनों के बीच इस बेइंतहा मोहब्बत को देखकर मैं सोचने लगी कि दोनों कितने खूबसूरत मुकद्दर वाले हैं। जाहिदा कितनी खुशनसीब है कि उसे इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। और मुकद्दर यह भी देखो कि बेपनाह हुस्न भी उसे मिला है। एक बच्चे की माँ हो गई है, लेकिन कैसी बला की खूबसूरत लग रही है। और मियाँ, वह भी उससे कहीं कम नहीं है। मेरी नज़र जाहिदा से कहीं ज़्यादा उसके मियाँ रियाज पर ही ठहर रही थी। उन दोनों को पता नहीं आसमानी या कि जिस्मानी जो भी गर्मी थी वह इतनी ज़्यादा थी कि वह अपने कपड़े नहीं पहन रहे थे। मेरी जिस्मानी गर्मी भी मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। उसके शौहर के कारण यह बेइंतहा बढ़ती ही जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं वापस आकर अपनी जगह बैठ गई। अपनी उखड़ी उखड़ी सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। पानी भी पी लिया जिससे कि
जल्दी से जल्दी दिल की धक धक करती आवाज़ बंद हो, कहीं यह अम्मी और इस खुशनसीब जोड़े के कानों में न पड़ जाए। मैंने कुछ देर बाद ज़मीन की तरफ की गई लाइट को फिर सीधा किया कि चलूं, कपड़े पर अधूरा छूट गया डिजाइन पूरा करूं, नहीं तो सवेरे अम्मी को क्या जवाब दूंगी। फ्रेम लगा कपड़ा, सुई धागा उठाया, लेकिन उंगलियां हरकत नहीं कर पा रही थी। तन मन खुशनसीब जोड़े रियाज जाहिदा के पास से हट ही नहीं पा रहे थे। जाहिदा की खुशनसीबी से अपने को तौलने लगी कि इसमें और मुझ में फ़र्क क्या है, इसका नसीब ऐसा और मेरा ऐसा क्यों है, बिल्कुल टूटे आईना सा, क्या कमी है मुझ में। मैंने महसूस किया जैसे मेरे शरीर में अजीब सी थरथराहट बराबर बनी हुई है। उधर दूसरी तरफ कमरे से अब कोई आहट नहीं मिल रही थी। मेरी उत्सुकता फिर बढ़ी कि अब उधर क्या हो रहा है। देखा तो फिर देखते ही रहेगी। पूरा परिवार पूरे सुकून से गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा दीवार की तरफ था, उसके बाद बीच में उसकी माँ जाहिदा और फिर उसका वालिद रियाज। मैं एक टक देखती रही, मन ही मन कहा, जाहिदा तू कितनी खूबसूरत मुकद्दर वाली है, मुझसे 5-6 साल छोटी ही होगी, और ऐसा कौन सा सुख है जो तेरी झोली में नहीं है। मेरी नज़र बड़ी देर तक जाहिदा के शरीर पर ऊपर से नीचे तक बार बार सफ़र करती रही। बगल में ही रियाज पर मेरी नज़र बस एक बार ही सफ़र कर पाई। मैं ख्यालों में खोई रही कि जाहिदा मुझसे कहने भर कोई थोड़ी सी ज़्यादा गोरी है। उसके अंगों से अपने अंगों का मिलान करती हुई मैं बैठ गई। मुझे लगा कि जैसे वह दोनों भी सोते हुए अपने बिस्तर सहित मेरे कमरे में आ गए हैं। दोनों ही अब भी एकदम पहले ही की तरह लेटे हुए हैं। गर्मी से बचने के लिए अपने सारे कपड़े अब भी एक बक्से पर फेंके हुए हैं। मन में आते ऐसे ख्याल, तमाम ख्यालों का न जाने मुझ पर कैसा असर हुआ कि मैंने भी अपने एक एक कर सारे कपड़े निकाल फेंके कमरे के दूसरे कोने में। मैं जाहिदा से अपने अंग अंग का मिलान करके अपने तन की वह खामी मालूम करना चाहती थी, जिसके कारण मुझे उसके जैसा सुख नसीब नहीं था। मैंने रोशनी अपनी तरफ की और शीशे में पहले अपने चेहरे का मिलान किया, अपनी आंखें, नाक, होंठ और अपनी घनी जुल्फों का भी। यह सब मुझे जाहिदा से 20 नहीं 25 लगे। गर्दन, छातियों पर नज़र डाली तो मैं देखती रह गई। बड़ी देर तक एक टक वह मुझे जाहिदा की छातियों से कई कई गुना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। जाहिदा से ज़्यादा बड़े, ज़्यादा भूरे लट्टू एकदम तने हुए, पूरी छाती उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त, मानो संगमरमर की किसी खूबसूरत इमारत पर अगल बगल 2 खूबसूरत संगमरमरी गुंबद हों। अपने संगमरमरी गुंबदों को देख देख कर मैं न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखने लगी। हद तो यह कि मैं उन्हें छेड़ने भी लगी। इससे ज़्यादा यह कि मैं अजीब से खूबसूरत एहसास से गुजरने लगी। मेरे खुद के हाथ मुझे अपने ना लगकर ऐसे लगने लगे कि जैसे रियाज के हाथ। वह जाहिदा के पास से उठकर मानो मेरे पास आकर बैठ गया है, एकदम मेरे पीछे, और मुझे अपनी आगोश में समेटे हुए है। उसके हाथों की थिरकन के कारण मैं आहें भर रही हूँ, जाहिदा से भी तेज। उफ, इतनी तेज़ गर्मी की मुझे गुंबदों पर पसीने की मोतियों सी चमकती अनगिनत बूंदें दिखने लगी, जो एक एक कर आपस में मिलकर धागे सी पतली लकीर बनकर गुंबदों के बीच से नीचे तक चली गई। फिर देखते देखते गोल भंवर सी गहरी झील में उतर गई। मुझे वह जाहिदा की नदी में पड़ी भंवर सी बड़ी नाव से भी बड़ी और खूबसूरत लगी, और नीचे गई तो वह लकीर घने अंधेरे वन से गुजरती एक खोई नदी सी दिखी, वह भी जाहिदा की नदी से कहीं। ओह, जो जाहिदा सी खूबसूरत जांघों के बीच जाने कहाँ तक चली जा रही थी। मैं खुशी से फूली जा रही थी कि जाहिदा हर बात में मुझसे पीछे पीछे और पीछे ही छूटती जा रही है। मारी खुशी के मैं इतने पर ही ठहर नहीं सकी।
खुद को रोक नहीं सकी, घूमकर पीछे देखने लगी अपने नितंबों को, जो उससे भी ज़्यादा गोरे और सख्त नज़र आ रहे थे। बनावट ऐसी कि जैसे कि तेज़ बारिश में पानी का बना कोई बड़ा सा बुलबुला, जिसे रियाज अपने कठोर हाथों से पिचकाने की कोशिश कर रहा है। उसे दबोचना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है। वह फिर वैसे ही होते जा रहे हैं। वह जायदा के बुलबुलों से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जायदा की हर चीज़ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत अपनी खूबसूरती से रात भर बात करती रही, अपना दुख उनसे बांटती रही, पूछती रही कि मुझे जायदा सी खुशी क्यों नहीं मिलती, और फिर किसी समय थक कर सो गई। सवेरे सवेरे अम्मी की चीखती आवाज़ ने जगाया। तड़प कर उठ बैठी और अपने कमरे का नज़ारा देखकर कांप उठी। कमरे की लाइट जल रही थी, फ्रेम में लगा कढ़ाई वाला कपड़ा दूर पड़ा था। मेरे तन के सारे कपड़े सामने दीवार के पास उनसे टकरा टकरा कर इधर उधर पड़े हुए थे। अपने को उस हाल में देखकर मैं खुद से ही शर्मा गई। जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अम्मी के पास गई। सवेरे सवेरे ही झूठ बोल दिया कि देर तक कढ़ाई करती रही। बंद कमरे में कल गर्मी बहुत थी, इसीलिए सो नहीं पाई। सवेरे राहत मिली तो आंख लग गई। थोड़ी देर बाद आकर मैंने कमरे का बाकी हुलिया ठीक किया। सारा दिन बिना रुके रात में छूटा काम पूरा करती रही। अपने ही शरीर के ऐसे बिंदास वर्णन से बेनजीर मुझे जितनी गजब की किस्सा को नजर आई, उतनी ही गजब की बोल्ड लेडी भी। मैं सच में उनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि मंत्रमुग्ध हो उन्हें एकटक देखता सुनता एकदम खो सा गया। तो बेनजीर ने कहा, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए आप, ऐसे क्या देख रहे हैं? उनके इन प्रश्नों से मैं जैसे नींद से लौट आया। मैंने कहा, मैं आपकी कमाल की किस्सा गोई में खो गया था। आपकी बोल्ड पर्सनालिटी ने ऐसा जादू कर दिया कि आपको एकटक देखता रह गया, या भी भूल गया कि लाइफ में मैनर्स की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मेरी यह बात पूरी होने से पहले ही वह खिलखिला कर हंस पड़ी। उनकी हंसी से मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने जल्दी से वह प्रश्न पूछ लिया जो मन में तब खड़ा हुआ था जब वह अपनी बातें बिना संकोच कहे जा रही थी। मैंने भी उन्हीं की तरह बोल्ड होते हुए पूछा, तो यह वह क्षण थे जिसमें आप जीवन में पहली बार स्त्री पुरुष संबंधों को पहली बार जान समझ और हाँ देख भी रही थी? बेनजीर बोली, नहीं, समझ तो पहले से ही रही थी, काफ़ी पहले से। देख पहली बार रही थी, वह महज इत्तेफाक ही था। नहीं तो ऐसा भी वाकया होगा, यह कभी सोचा भी नहीं था, और कभी ख्वाब में भी यह नहीं सोचा था कि किसी को बताऊंगी, वह भी इस तरह। मैंने पूछा, हस्बैंड को भी नहीं बताएंगी क्या? यह भी नहीं सोचा था आपने? बेनजीर बोली, हाँ बिल्कुल नहीं सोचा था कि हस्बैंड को भी बताऊंगी। उनके बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसे यह सब बताया। मैं उनकी बातें सुन रहा था और रह रहकर मेरे दिमाग में बरसों पहले खुशवंत सिंह की पढ़ी आत्मकथा सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि यह जिस तरह की बातें बता रही हैं, यह सब उपन्यास के बजाय यदि आत्मकथा के रूप में आती तो निश्चित ही यह खुशवंत सिंह की आत्मकथा से भी ज़्यादा ईमानदार आत्मकथा होती। लेकिन इनका डर इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। बात आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, बेनजीर जी, हस्बैंड के बाद आप अपनी नितांत व्यक्तिगत बातें मुझे ही क्यों बताने लगी? यह सुनकर वह कुछ देर मुझे देखती रही, कुछ सोचती रही, फिर मेरे प्रश्न को अपनी हंसी में विलोपित करती हुई बोली, मैं आपको कुछ बता नहीं रही। आपकी मोनालिसाई सी रहस्यमयी मुस्कान, भेद भरी चितवन सारी बातें जान ले रही हैं।
ना कहने का आपका अंदाज आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है। इस पॉइंट पर आगे बातें होंगी। अभी तो यह बताइए कि जब रात इतनी हंगामा खेज थी तो आपका दिन कैसे बीता? मैंने जब पूछा तो बेनज़ीर ने कहा, बताया ना, जी तोड़ मेहनत करते हुए। इतना कि अम्मी बोली, अपनी उंगलियों पर थोड़ा आराम कर, 2 घड़ी थोड़ा ठहर के सुस्ता ले। लेकिन मुझे चैन नहीं था। मन ही मन अम्मी को कहती कि उंगलियों पर आराम करूंगी तो रात भर का क्या किया? तो रात भर क्या किया, तेरे इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी कहीं मेरी चोरी न पकड़ लें, इस डर से मैंने दिन भर भीतर ही भीतर में डरती रही, जी जान से काम में जुटी रही। बीच बीच में अजीब सी सिहरन से कांप उठती। दुकान भी थोड़ी थोड़ी देर में देखती रही। लेकिन जब रात हुई तो फिर वही अफसाना, वही रियाज, वही जायदा और उनकी मोहब्बत भरी दुनिया का गवाह हुआ कमरा और उनकी चोर गवाह मैं। उनकी दुनिया देख देख कर ऐसी ऐसी बातें मन में उठती कि अगले दिन सोच सोच कर मैं खुद हैरान होती कि या अल्लाह, या मुझे क्या हो रहा है? यदि किसी की मोहब्बत से लबरेज दुनिया देखना गुनाह है तो या मेरे परवरदिगार मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना। मगर मेरा गुनाह क्या है? मैं जीवन की सबसे बेहतरीन खुशी के एहसास से महरूम क्यों हूँ? और यदि इन एहसासात से महरूम ही रखना था तो ज़रूरत ही क्या थी जायदा से भी खूबसूरत तन मन देने की? जायदा से खुद का मिलान रियाज के साथ अजीब से ख्यालों में खोना, जैसे कि जायदा की जगह खुद को उसके आगोश में खोते देखना और फिर काम, मतलब कि चिकनकारी का पीछे पीछे काफ़ी पीछे छूटते जाना। परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही घर की माली हालत और भी बुरी हालत में जा खड़ी हुई। इतना कहकर बेनज़ीर अचानक ही चुप हो मुझे देखती रही और देखती हुई बोली, एक बात बताइए, जब मैं अपनी बात कहने लगती हूँ तो आप एक स्टैचू की तरह मुझे इतना गौर से क्यों देखने लगते हैं? ऐसा क्या है मेरे इस चेहरे पर कि आप स्टैचू बन जाते हैं? मेरे जेहन में कहीं एहसास था इस बात का कि वो ऐसा पूछेंगे, लेकिन कोई जवाब मैंने तैयार नहीं किया था। परंतु प्रश्न आते ही तीर सा जवाब निकल गया कि मैं आपकी अतिशय ईमानदारी, किसी मर्द से भी ज़्यादा बढ़कर साहस से अभिभूत हूँ। इतना कि स्टैचू कब बन जाता हूँ इसका पता तब चलता है जब आप टोकती हैं। आप जानती हैं कि आप जो बता रही हैं वह सब इतनी बेबाकी से बताने की हिम्मत बड़े बड़े हिम्मती ईमानदार साहसी भी नहीं कर पाते हैं। खैर, मैं ज़्यादा बोलकर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज़ आप आगे बताइए। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।